नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पे जैसे जैसे आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सहारा रिफंड पोर्टल की कुछ कमियां भी नजर आ रही है। जैसे कि जब आप लॉगिन करते हैं तो एक बार तो आपका ओटीपी सही तरीके से आ जाता है, दूसरी बार में ओटीपी नहीं आता है, या फिर आधार नंबर भी मिसमैच कर रहा है, या फिर आपका बैंक का नाम भी सही तरीके से शो नहीं कर रहा है जिसमें आपका खाता है। तो इस प्रकार से कुछ कमियां नजर आ रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि डेथ क्लेम कैसे करेंगे, कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। इसके अलावा अगर बॉन्ड पेपर कोई छूट गया हो अप्लाई करते वक्त, बहुत से लोग हैं जो कि अपना आवेदन अप्लाई कर चुके हैं सक्सेसफुली। हालांकि एक डाटा जो है अमित भाई शाह जी ने भी दिया था, हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं, कि 5 लाख तक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया कि कितने लोगों का जो आवेदन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसका कोई अभी तक ऑफिशियल डाटा नहीं है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग बता रहे हैं कि हाँ 25 से 30 हज़ार तक आवेदन सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन मेरे वीडियो पे कुछ लोगों का कमेंट आया है कि मेरा आवेदन तो सक्सेसफुल हो चुका है, मैं तो अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन मेरा कुछ बॉन्ड छूट गया है, या फिर कुछ अप्लाई करते वक्त फिलअप करते समय कुछ मिस्टेक हो गया है फिलअप करते समय। तो आगे चल करके इसमें सुधार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इन सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे भी सेलेक्ट रखना है, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले है कि आवेदन करते वक्त कुछ बॉन्ड छूट गया है या फिर कुछ गलत हो गया है, यानी मिस्टेक हो गया है फिलअप करते वक्त, इस स्थिति में हम क्या करेंगे। लेकिन इससे पहले, जैसे कि सहारा रिफंड पोर्टल पे जो कुछ कमियां नज़र आ रही है, जैसे कि आपका आधार नंबर जो इनवैलिड बता रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, या फिर बैंक का नाम भी किसी दूसरे बैंक को शो करने लगता है, इस प्रकार से जो कमियां आ रही है वो निश्चित रूप से सहारा रिफंड पोर्टल की उसका अपनी कमियां है। आप आवेदन कर रहे हैं या फिर किसी के माध्यम से सीएससी सेंटर या फिर साइबर कैफे से कहीं से भी आवेदन कर रहे हैं, इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है। निश्चित रूप से सहारा रिफंड पोर्टल की कुछ कमियां हैं जो कि इस वक्त आ रही है। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें जरूर सीआरसीएस की तरफ से कुछ ना कुछ सुधार किया जाए, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर ऐसी कमियां देखने को मिल रही है। और ओटीपी वगैरह का नहीं आना कुछ सर्वर का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। जैसे जैसे पोर्टल से बोझ थोड़ा कम होते जाएगा वैसे वैसे नॉर्मल स्थिति में आएगा और आप आसानी से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि हम जब अप्लाई कर रहे हैं उस दौरान उस बैंक का नाम शो हो रहा है, जो कि मेरा उस बैंक में खाता काफ़ी पहले था और वो खाता ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, उस भी बैंक का वहाँ पे नाम शो हो रहा है। तो उस स्थिति में हम क्या करें? देखिए, ये कुछ सहारा रिफंड पोर्टल की कमियां है। तो इस वक्त अगर ऐसा शो हो रहा है, तो अगर लग रहा है कि हाँ वो हमारा खाता ओपन नहीं हो सकता है, हम उस खाते को नहीं चला रहे हैं अभी इस दौरान, तो कृपया करके आप अभी इस वक्त अप्लाई ना करें, थोड़ा इंतजार करें। जैसे ही सहारा रिफंड पोर्टल की जो कुछ कमियां हैं सुधार होगा स्टेप बाय स्टेप, निश्चित रूप से। अभी ये शुरुआती समय है, जैसे ही कुछ सुधार होगा उसके बाद आप आवेदन करें, ताकि आपका आवेदन सक्सेसफुली सत्यापित हो जाए। तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जितने भी लोगों का इस प्रकार का मैटर होगा उसको थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा उसके लिए। और आगे, आवेदन करते वक्त कुछ बॉन्ड छूट गया हो या फिर कुछ गलत हो गया हो तो क्या करें? बहुत से जो लोग हैं जिनका बॉन्ड 2, 10, 5, 20 इस प्रकार की संख्या में है, एक से ज़्यादा है, तो मान लीजिए कि वो आवेदन कर रहे हैं, उनके पास 10 बॉन्ड है, 8 बॉन्ड का आवेदन कर चुके, 2 बॉन्ड छूट गया हो, या फिर फॉर्म भरते वक्त फिलअप करते वक्त कुछ गलती हो चुका हो, कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मौका फिर मिलेगा। अगर आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, क्लेम नंबर आ चुका है, तो इस वक्त आपको उसमें एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। आपको इंतजार करना होगा अगले 45 दिनों तक का। अगले 45 दिनों में आपका उस आवेदन का जो रिजल्ट होगा वो निकल के आएगा। एसएमएस के माध्यम से आपको सीआरसीएस सूचित करेगा कि हाँ आपका आवेदन सत्यापित हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सत्यापित हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सत्यापित नहीं हुआ है, रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप फिर से
आप सुधार उसमें कर सकते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं, जो आपकी कमियां हैं फिर से आप सही तरीके से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो 2 बॉन्ड छूट गया है तो उसके लिए क्या करें, तो यहाँ स्वाभाविक है कि आप आवेदन फिर से न्यू प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं, नया आवेदन कर रहे हैं, तो आप जितने भी बॉन्ड है फिर से आप निश्चित रूप से वहाँ पे आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं और आप अपना भुगतान पा सकते हैं। आगे है मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि 22 मार्च 2022 से 3 सोसाइटियों का और 29 मार्च 2023 का जो स्टार मल्टीपर्पस है उसका आप डिपॉजिट अमाउंट अगर उसमें किए हैं तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। यानी उसमें उससे पहले अगर आप डिपॉजिट किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसमें मैच्योरिटी का कोई जिक्र नहीं है, डिपॉजिट अमाउंट मांगा जा रहा है। आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें भी आप डिपॉजिट अमाउंट फिलअप करते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट का कहीं जिक्र नहीं है, ना ही कोई मैच्योरिटी डेट का जिक्र है। हालांकि मैच्योरिटी वाले लोगों को वरीयता दिया जाए कि हाँ पहले उन लोगों का दिया जाए, ये उनका अपना पर्सनली मैटर है कि किन लोगों को पहले पैसा देते हैं, मैच्योरिटी वालों को या फिर सभी लोगों को क्रमशः दिया जाए, उनका मैटर है। लेकिन आप यहाँ अगर आपका किसी भी बॉन्ड का मैच्योरिटी अगर नहीं पूरा हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मेरे इस सजेस्ट के अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं जितना भी आपका बॉन्ड है। अगर मान लीजिए आपका पास 5 बॉन्ड है, 3 का मैच्योरिटी पूरा हो चुका है, 2 का मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी आप आवेदन करें। आवेदन करेंगे, आगे आने वाले 45 दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा आवेदन सक्सेसफुली सबमिट या सत्यापित हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सत्यापित हो चुका है तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। वापस फिर से उसके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन आएगा कि हाँ किन किन लोगों को फिर से आवेदन करना होगा, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करेंगे तो एक डाटा सीआरसीएस के पास भी जाएगा, सरकार के पास भी जाएगा कि मैच्योरिटी पूरा होने के अलावा भी कितने सारे जो हमारे जमाकर्ता हैं उनका भुगतान करना जरूरी है। तो एक बार आप आवेदन जरूर करें मेरे सजेस्ट के अनुसार, चाहे आपका मैच्योरिटी पूरा हुआ हो या फिर मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ, सभी बॉन्ड को लेकर के आप सही तरीके से आवेदन जरूर करें। और सभी लोगों से मेरा सजेस्ट है कि कृपया करके आप अगर जो नज़दीकी सीएससी सेंटर है या साइबर कैफे वाला है उनका मदद जरूर लें, अगर आप सही तरीके से अपने मोबाइल के जरिए आवेदन नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि इसमें कुछ कमियां हो जाएगी तो फिर से आपको इंतजार करना पड़ेगा और आखिरकार आपको सीएससी सेंटर के पास जाना ही पड़ेगा प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो मेरा सजेस्ट है कि आप किसी सीएससी सेंटर या साइबर कैफे का मदद लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग एक्टिव है। लेकिन फिर भी अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे है जमाकर्ता की मृत्यु हो गई है तो आवेदन करे कि नहीं करिए, यानी कि डेथ क्लेम का। देखिए ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं आपको कि आप आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो अगर आपके पास कोई भी बॉन्ड है इन 4 सोसाइटियों का जिनके जमाकर्ता का मृत्यु हो चुकी है, अगर आप उनके उत्तराधिकारी हैं, आपका नाम नॉमिनी में है, तो आप निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं मेरे सजेस्ट के अनुसार, क्योंकि इस प्रकार के कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि डेथ क्लेम वाला आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है इन 4 सोसाइटियों में तो आप जरूर आवेदन करें निश्चित रूप से। लेकिन आखिर आवेदन की प्रक्रिया होगी कैसे उस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कैसे आवेदन करेंगे, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर आप उस बॉन्ड के नॉमिनी में आपका नाम है, यहाँ पे एक दो और कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा नॉमिनी है, तो यहीं पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर 2 नॉमिनी का नाम है तो जिस नॉमिनी का पहले नंबर पे नाम होगा वो आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो दूसरे नंबर पे वाले भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक दूसरे से एक सहमति पत्र बनाना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हाँ 2 नॉमिनी में नाम है, तो एक जिस भी दूसरे व्यक्ति का उसमें नाम है उससे एक सहमति पत्र बनवाएं कि हाँ मैं ये घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन के लिए मैं अपना सहमति देता हूँ, और जिस भी व्यक्ति का नाम है उस नाम से आप एक घोषणा पत्र लिख करके इसमें दर्ज करें, ताकि आगे चल करके किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए कि हाँ मेरा भी नॉमिनी में नाम है तो मैं भी आवेदन कर सकता हूँ। इसके लिए एक दूसरे से, चाहे जो भी व्यक्ति हो, एक दूसरे से आपको एक सहमति पत्र लिख करके इसमें सबमिट करना होगा। अब आवेदन कैसे करेंगे उसके लिए आपको एक घोषणा पत्र भी लिख करके सबमिट करना होगा। जैसे जो आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं जिसमें आपका हस्ताक्षर करने का जहां ऑप्शन आता है उसमें आप
उसके हस्ताक्षर करने के नीचे के ऑप्शन में आप जैसे कि विधिक उत्तराधिकारी आप टाइप कर दीजिए। जो आपके फॉर्म फिलअप करने में नीचे की साइड में जो आपके हस्ताक्षर करने का ऑप्शन दिया गया है वहां पे विधिक उत्तराधिकारी और अपना नाम लिख दीजिए और उसके साथ एक घोषणा पत्र आपको लिखना होगा। नीचे के साइड में जो भी स्पेस यानी जो जगह खाली है उसमें एक घोषणा पत्र लिख दीजिए और उस घोषणा पत्र को मैं आपको बताता हूं, चाहे तो आप टाइप कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप वहां पे घोषणा पत्र लिख दीजिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर में विधिक उत्तराधिकारी जो आप लिखे हैं हस्ताक्षर के कॉलम के नीचे, और आगे जो घोषणा पत्र लिखेंगे उसमें है कि मैं डैश दे करके यानी खाली स्थान पिता या माता, यानी कि मैं के बाद खाली स्थान जो रहेगा वहां आप अपना नाम लिखिए, फिर माता या पिता, जो आगे डैश का खाली निशान है वहां पे आप अपने माता या पिता का नाम लिखिए। फिर नीचे निवेदन करता हूं कि यह जो आवेदन मैंने प्रस्तुत किया है इसमें मेरे यानी कि माता या फिर पिता डैश है वहां पे उनका नाम लिखिए द्वारा निवेश किया गया है, उनकी मृत्यु दिनांक वहां पे डैश जो खाली जगह वहां पे आप दिनांक लिखिए, जो जिस डेट की मृत्यु हुई है वो डेट को फिलअप कीजिए। इस दिनांक को मृत्यु हो चुकी है, मैं उनका विधिक उत्तराधिकारी हूं और इस राशि को प्राप्त करने का मैं उत्तराधिकारी हूं, जिस कारण मेरे द्वारा ये आवेदन प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह राशि मुझे प्रदान किया जाए या फिर लौटाया जाए। मेरे माता या फिर पिता जिसका भी नाम हो वहां पर नाम टाइप कीजिए का मृत्यु प्रमाण पत्र इस आवेदन के साथ संलग्न है, यानी कि जो भी बॉन्ड होगा जिसमें उनका नाम होगा उस व्यक्ति का आपको मृत्यु प्रमाण पत्र इस आवेदन के साथ संलग्न करके आपको वहां पे अपलोड करना होगा। फिर नीचे आप जिस डेट में इस आवेदन को सबमिट करें वो डेट लिखिए, जगह का नाम लिखिए, जिला का नाम लिखिए, नीचे विधिक उत्तराधिकारी और अपना नाम लिख के सिग्नेचर कर दीजिए। तो इस प्रकार से एक घोषणा पत्र आप वहां पे सबमिट करके आप डेथ क्लेम में भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं जो भी जानकारी दे रहा हूं, जो मैं अपनी समझ और मेरी जो सोच है, मेरी जितनी समझ सकता हूं उसके हिसाब से मैं आपको सही और उचित जानकारी देने की पूरी भरपूर कोशिश किया हूं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं आवेदन करने से पहले। चलिए अब आगे है कि नाम और टाइटल मिसमैच है तो क्या करें। अभी भी लोग इसमें ही पड़े हुए हैं कि नाम और टाइटल, देखिए इसके लिए काफ़ी पहले हमने अपने वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को बता चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि पूरे वीडियो को देखते नहीं हैं, वापस फिर से वही कमेंट करते हैं। पिछला वीडियो देखे नहीं है, अगर नए आए हैं चैनल पे तो उनका स्वागत है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नए आए होंगे तो। अगर आपके नाम और टाइटल में कुछ मिसमैच है तो अब यह मुद्दा नहीं रहा है। जैसे ही सहारा रिफंड पोर्टल पे आधार के द्वारा आपका वेरिफिकेशन किया जाना है उसके बाद से लेकर के ये जो नाम और टाइटल का मिसमैच वाला मुद्दा बिल्कुल खत्म हो गया है। वहां सिर्फ आपके आधार नंबर और आपका जो OTP आता है उससे वेरीफाई होगा। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। अब यह मुद्दा नहीं रहा है कि आपके बॉन्ड में क्या नाम है, आपके आधार कार्ड में क्या नाम है। अब ये स्पष्ट रूप से चला गया है गेंद सहारा इंडिया के पाले में कि आपका आवेदन जब वहां जाता है तो सत्यापित करने में कितने सारे रूल को फॉलो करता है। बहुत सारे ऐसे मिस्टेक हुआ है, आधार कार्ड में नाम कुछ और है, बॉन्ड पेपर में नाम कुछ और है, तो आपका खाता खोला जा चुका है। तो ये गेंद चला गया है सहारा इंडिया के पाले में, उसको 30 दिनों के अंदर आपको वेरीफाई करना है। निश्चित रूप से इस प्रकार की बहुत सारी गलतियां हुई है तो सहारा इंडिया के जो भी अधिकारी इसको सत्यापित करेंगे निश्चित रूप से उनका ध्यान रहेगा कि हाँ हमारे ब्रांचेज के द्वारा, हमारे एजेंट के द्वारा भी इस प्रकार से कुछ गलतियां हुई है, मिस्टेक टाइपिंग हुआ है, तो इसको निश्चित रूप से सत्यापित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो अगर आपका नाम और टाइटल मिसमैच है तो आप आवेदन करें, कोई दिक्कत आने वाला नहीं है मेरे सजेस्ट के अनुसार। और आगे है MIS या शेयर का आवेदन करे कि नहीं करे। देखिए आवेदन करे जरूर, मेरा सजेस्ट है, अलग से कोई ऑप्शन नहीं है। पहले भी मैं बता चुका हूँ डेथ क्लेम को लेकर के कि अलग से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। देखिए हर स्कीम का अलग से आप ऑप्शन नहीं दे सकते हैं, लेकिन MIS और शेयर का आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त ये है कि अगर आपने कुछ अमाउंट पहले इनकम के रूप में लिया हो, पहले कुछ अमाउंट सहारा इंडिया से लिया हो तो उसका विवरण जरूर आप दे दें।
उसका विवरण आप जरूर दें, लेकिन आप क्लेम कर सकते हैं, आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैंने जानकारी इस वीडियो में आप सभी को दिया हो, सही और उचित अपने हिसाब से दिया हो। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई डाउट हो तो आप इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर सकते हैं आप अपने आवेदन करने से पहले। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।